आज हम एक और सेशन लेकर आए हैं। आज ये सेशन होगा, आज हमारे भारत के इतिहास से होगा, जो मुख्यतः मध्य भारत से रिलेटेड होगा। तो आज हमारा टॉपिक है, हम मध्य भारत में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में विचार करेंगे। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो दिल्ली सल्तनत के बारे में होगा। यानी जो हमारा टॉपिक है आज वो दिल्ली सल्तनत पे होगा। ये मुख्यतः जो भारतीय इतिहास है, तो भारतीय इतिहास है उसके मध्य भारत का, यानी भारतीय इतिहास को 3 भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं, उसके मध्य भारत का हिस्सा है। यानी प्राचीन भारत और मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है ये मध्य भारत का एक टॉपिक है। तो आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। तो दिल्ली सल्तनत में जो मुख्यतः डायनेस्टी यानी वंश रहे, जो मुख्यतः डायनेस्टी जो वंश रहे उनके बारे में बात करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत से थोड़ा सा पहले हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम गजनवी के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद जो गजनवी था, जो यह मुख्यतः एक तुर्क था, यानी जो ये तुर्क डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो मोहम्मद गजनवी था, वो तुर्क डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जो भारत को लूटने के मकसद से आया था। मोहम्मद गजनवी है, ये इसका मुख्य मकसद भारत को लूटने का था। भारत को लूटने के लिए आया था। यह संभवतः 1000 से 1027 ईस्वी में आया था। यानी ये मुख्य भारत में मूर्तियों को लूटने के लिए आया था। तो इसका जो शासनकाल है वो 1000 से 1027 के मध्य रहा था। तो इसने जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर था, जिसमें सोने की मूर्तियाँ रखी हुई थी, उसको इन्होंने लूटा। सोमनाथ मंदिर को लूटा इसने 1025 ईस्वी में लूटा था। इन्होंने सर्वप्रथम गाजी की उपाधि धारण की थी, यानी इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। गजनवी से आया था इसलिए इसने गाजी की उपाधि धारण की थी, तथा इसे मूर्ति भंजक भी कहा गया है। यानी ये मुख्यतः भारत को लूटने के लिए आया था। इन्होंने बहुत से मूर्तियों को ये लूट कर लेके चला गया, इसलिए इसे मूर्ति भंजक कहा गया है। मूर्ति भंजक कहा गया है। अब हम अगले जो गजनवी लूटकर भारत को चला गया था, अगला जो अब तुर्क शासक आया, उसमें हम मोहम्मद गोरी के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद गोरी के बारे में बात करते हैं। तो मोहम्मद गोरी का शासनकाल था वो 1175 से 1206 ईस्वी। तो सिंध होते हुए भारत को यह भी लूटने के लिए आया था। तो मोहम्मद गोरी सर्वप्रथम गुजरात से होते हुए पहुंचा था। तो गुजरात में सर्वप्रथम जो भीम सेकंड था, गुजरात का शासक हुआ करता था भीम सेकंड, उसके विरुद्ध इसका युद्ध हुआ। तो इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, मोहम्मद गोरी की पराजय। ये 1178 ईस्वी में हुई थी। जो ये लड़ाई थी 1178 ईस्वी में हुई थी, इसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हो गई थी। और मोहम्मद गोरी के अन्य जो युद्धों की बात करें, इसमें तराइन का प्रथम युद्ध, जो मुख्य इतिहास में प्रसिद्ध रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध यह मुख्यतः 1191 ईस्वी में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इसी युद्ध का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी ने, जो परमार शासक था जयचंद, उसकी सहायता से 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पुनः दूसरा युद्ध किया, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। तो इस प्रकार जो प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई, उसकी बदला द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ले चुका था। तो इस युद्ध से ही तुर्क का जो साम्राज्य है,
तुर्की साम्राज्य है वो भारत में अपनी नींव रख चुका था। तो अब हम मोहम्मद गोरी के 4 दास थे, यानी मोहम्मद गोरी ने 4 दास रख रखे थे, जिसे पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे भारत की जागीरदार मिली थी, यानी इंडिया की। दूसरा था यालदोज। तीसरा था कुबाचा, जिसे मुख्यतः कंधार मिला था, कंधार मिला था। तीसरा था बख्तियार खिलजी, जिसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। यानी मोहम्मद गोरी अपने दासों को मुख्य इस सूबे दे के चला गया था। तो अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इस प्रकार अब हम गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। यह मुख्यतः गुलाम वंश से था, यानी इनके गुलाम थे, यानी दास ये गुलाम थे, तो इसलिए इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। इस प्रकार हम सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। तो अब हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत है, इसके बारे में हम जो विचार कर रहे हैं, ये मुख्यतः 1206 ईस्वी से, यानी 1206 ईस्वी से 1525, यानी 1525 ईस्वी तक हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में इस जो टाइम काल था, जो पीरियड था, इसमें विभिन्न वंशों ने शासन किया। जो ये कालक्रम था, इसमें विभिन्न वंशों ने शासक किया। तो वंशों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वंश याद करने यानी रिमाइंड करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं। ये तो ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि भूल ना सके। तो ये जो ट्रिक है वो हम लेंगे, गुलाब खिलेंगे तभी सभी लेंगे, यानी जो गुलाब है वो खिलेंगे तभी सभी लेंगे, गुलाब खिलेंगे तभी सभी लेंगे। इस ट्रिक से हम दिल्ली सल्तनत के वंश हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो गुलाब है इससे हम गुलाम वंश को याद करेंगे, यानी गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। और जो खिलेंगे इससे हम खिलजी वंश को लेंगे, खिलजी डायनेस्टी को लेंगे। और ये जो तभी है इससे हम तुगलक डायनेस्टी को लेंगे। और जो सभी है इससे हम सैयद वंश को लेंगे। जो लास्ट वंश था ये लोधी वंश था, तो लेंगे से हम लोधी वंश लेंगे। इस प्रकार हम दिल्ली सल्तनत के वंशों को हम याद करेंगे। गुलाब खिलेंगे तभी सभी लेंगे, इससे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर हम लोधी वंश के बारे में बात करेंगे। तो जो इसका गुलाम वंश का टाइम पीरियड था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक माना जाता है, यानी 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का टाइम पीरियड माना जाता है। जो खिलजी वंश है इसका टाइम पीरियड में 1290 से 1320 ईस्वी तक माना जाता है। और जो तुगलक डायनेस्टी थी इसको हम 1320 से 1414 ईस्वी पढ़ेंगे। तो ये जो सैयद वंश है, सैयद वंश के बारे में हम बात करें तो ये सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। और जो लोधी वंश था जो मुख्यतः मुगल आने के कारण समाप्त हुआ था, इसके बारे में हम 1451 से 1526 तक पढ़ेंगे। इस प्रकार हम जो ट्रिक है इसके माध्यम से हम वंशों को क्रमवार याद कर सकते हैं। तो इसीलिए यह ट्रिक हम लेकर आए थे। हम अब सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। जो मोहम्मद गोरी थे उनके दासों में जो गुलाम थे उनमें सबसे प्रमुख था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे इंडिया की जागीरदारी दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1210 माना जाता है। 1206 से 1210 ईस्वी इसका टाइम पीरियड माना जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मंगोल आक्रमण के कारण अपनी राजधानी लाहौर लेके चला गया था, राजधानी दिल्ली टू लाहौर लेके चला गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, यानी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की।
यानी जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान हुए उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तथा इन्होंने इसको चंद्रमा का देवता कहा गया है। यानी जो कुतुब है इसको चंद्रमा का देवता कहा गया है। चंद्रमा का देवता कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है, तथा इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, इसने सिप हालासार की उपाधि धारण की थी तथा इसे पील बख्श या लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श तथा पील बख्श यानी हाथियों का दान करने वाला शासक कहा गया है। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर स्थानांतरित की तथा इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यहाँ जो दिल्ली सल्तनत है इसमें जो शासक हुए हैं उनको सुल्तान कहा जाता था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तथा इन्होंने सिप हालासार की उपाधि धारण की थी। इसे चंद्रमा का देवता कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को चंद्रमा का देवता कहा गया है। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला, तथा पील बख्श यानी हाथियों का दान करने वाला भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ये अगले जो हम शासक, चलो इसके हम थोड़ा निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। इसे क्या क्या निर्माण किया। जो अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा है इसका श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। ढाई दिन का झोपड़ा। और जो कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाने का कार्य किया था। जो निर्माण कार्य शुरू किया है वो कुतुब मीनार ने ही, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। इस प्रकार हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम अगले जो शासक है, जो गुलाम अमन का जो अगला शासक है इल्तुतमिश। इसका जो शासनकाल है 1210 से 1236 ईस्वी, 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा था। तो जो इल्तुतमिश है इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी रियल संस्थापक जो दिल्ली का था इल्तुतमिश था, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसने इक्तेदारी प्रणाली लाने का श्रेय ही इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसने दल चालीसा का गठन किया था। दल चालीसा है, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो यह प्रथम सुल्तान कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान माना जाता है। तो इसने मकबरा शैली का, जो भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। मकबरा से जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली की, उसको श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसलिए उसमें जो मकबरा बनाया पहले सबसे सर्वप्रथम मकबरा इसी में देखा जाता है। कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसमें जो मकबरा है वो भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है। इसलिए इस मकबरा शैली का जन्मदाता इसको इल्तुतमिश को माना जाता है। तथा जो इल्तुतमिश ने दल चालीसा का गठन किया था, दल चालीसा का गठन का श्रेय भी किसको दिया जाता है, इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो इस प्रकार हमें इल्तुतमिश के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अगला जो शासक है रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे, जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी। रजिया सुल्तान यह इल्तुतमिश की योग्य पुत्री थी। यानी इल्तुतमिश में जो पुत्र थे उसमें योग्य पुत्र नहीं था जो शासक कर सके, इसलिए रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया था। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी ये, रजिया सुल्तान थी। तो अगले जो शासक है इसके बारे में हम बात करें तो बलबन के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था बलबन के बारे में हम बात करेंगे। तो बलबन का जो टाइम पीरियड है वो 1266 से 1287 ईस्वी तक माना जाता है। अगला जो शासक है बलबन, इसके बारे में हम बात करें तो
बलबन के जो गुलाम वंश का मुख्य शासक हुआ करता था बलबन के बारे में हम विचार करें तो बलबन ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। रक्त व लोह की नीति बलबन ने अपनाई थी। रक्त एवं लोहे की नीति बलबन ने अपनाई थी। तो जो इल्तुतमिश ने दल चालीसा गठन किया था, इसने दल चालीसा का अंत किया, यानी दल चालीसा का अंत बलबन ने किया। जो सिजदा यानी घुटने के बल बैठकर प्रणाम करना, यानी जो सिजदा घुटने के बल बैठकर प्रणाम करना, वह झुककर प्रणाम करना, पायबोस प्रथा का प्रचलन किया, प्रथा का प्रचलन किया। तथा जो नवरोज त्यौहार, तो पारसी का मुख्य त्यौहार है नवरोज त्यौहार शुरू किया, यानी बलबन ने मुख्यतः नवरोज त्यौहार को शुरू किया था। इस प्रकार हम बलबन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसने रोहे-लक की नीति अपनाई, दल चालीसा का अंत किया, जो मुख्यतः इल्तुतमिश ने किया था। तो इल्तुतमिश ने त्राइन का प्रथम युद्ध, तो त्राइन का तृतीय युद्ध था, प्रथम और द्वितीय तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य हुए थे 91-92 ईस्वी में। तो त्राइन का तृतीय युद्ध था वो इल्तुतमिश व यालदौज के मध्य, जो मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक के दास थे, इन दोनों के मध्य 1215 ईस्वी में हुआ था। इस सूबेदारी को लेकर हुआ था इल्तुतमिश व यालदौज के मध्य, इसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी। तो इल्तुतमिश ने जो दल चालीसा का गठन किया था उसका बलबन ने अंत कर दिया था। तथा ये दो प्रथाओं का इसने प्रचलन किया, सिजदा एवं पायबोस। ये क्या है, घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करना, और पायबोस था झुककर प्रणाम करना, यानी पैरों पे झुककर प्रणाम करना। जो नवरोज त्यौहार है इसका शुरू बलबन के द्वारा किया गया था। इस प्रकार हम मुख्यतः गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड था 1206 से 1290 ईस्वी तक हम पढ़ चुके हैं लगभग। तो अब हम अगले खिलजी वंश के बारे में हम बात करेंगे। अब जो दिल्ली सल्तनत की अगली डायनेस्टी थी खिलजी वंश के हम बारे में बात करेंगे। तो खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो 1290 से 1320 माना जाता है, यानी 1206 से 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासनकाल माना जाता है। तो खिलजी वंश का तो सर्वप्रथम शासक था जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी रहा था, इसको माना जाता है। इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज, इसे मलिक फिरोज भी कहा जाता था। इसने जो दिल्ली का मंगोलपुरी कस्बा है, मंगोलपुरी कस्बा, इसी को बसाने का श्रेय दिया जाता है। मंगोलपुरी, दिल्ली का जो मंगोलपुरी कस्बा है इसको बसाने का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिया जाता है। जो अगला जो इसका खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का महान शासक रहा था। खिलजी वंश का भी और दिल्ली सल्तनत का भी महान शासकों में इनकी गिनती की जाती है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो 1296 से 1316 ईस्वी माना जाता है। इसका जो वास्तविक नाम था वो अली गुरशाप था, यानी अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरशाप कहा जाता था, अली गुरशाप कहा जाता था। इसे युग का देवता भी कहा गया है, युग का देवता कहा गया है। जनता का चारावाह भी इसे कहा गया है, जनता का चरवाहा भी अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है। अब इनके जो इसने बहुत से युद्धों को, इसके जो युद्ध अभियान थे उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। इनके युद्ध अभियान के बारे में हम बात करेंगे। तो रणथंबोर
रणथंभौर जो राजस्थान में सवाई माधोपुर में स्थित है, रणथंभौर अभियान, रणथंभौर का किला, तो इन्होंने रणथंभौर अभियान किया था मुख्यतः 1301 में। 1301 में उसमें रणथंभौर का शासक अमीर देव हुआ करता था। अमीर देव हुआ करता था। इस पर इसने विजय पाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अमीर देव की युद्ध में मृत्यु हो गई थी, तो उनकी रानियों ने जोहर कर लिया था, इसलिए यहाँ प्रथम साका हुआ था, यानी प्रथम साका हुआ था। साका मुख्यतः है जिसमें यानी जो युद्ध में जो शासक मर जाते थे उसे केसरिया पहनकर युद्ध में कूदते थे, इसलिए केसरिया कहा जाता था। तथा जो महिलाएं थी वो जोहर कर लेती थी, यानी जोहर कर लेती थी, तो केसरिया और जोहर दोनों होने पर ही साका होता था। इस प्रकार यहाँ पर साका हुआ था। तो अगले जो इसके अभियान के बारे में बात करें तो मेवाड़ अभियान भी था। अगला था वो मेवाड़ अभियान। उस समय मेवाड़ का शासक हुआ था राव रतन सिंह। राव रतन सिंह हुआ था। तो राव रतन सिंह पे ने विजय प्राप्त करी। राव रतन सिंह भी युद्ध में मारे गए थे, तो उसकी रानी जो पद्मावती थी उसने भी जोहर कर लिया था। तो यहाँ पर भी साका हुआ था। इस प्रकार ये दो मुख्य अभियान थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से अभियान किए थे, लेकिन मुख्य राजस्थान के पक्ष में ये दो अभियान इन्होंने किए थे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1300। स्थायी सेना यानी स्थायी सेना रखने का सर्वप्रथम श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। स्थायी सेना और सेना को नगद वेतन, यानी स्थायी सेना को नगद वेतन की प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए थे। तथा बाजार नीति, यानी जो बाजार नीति है वो भी अलाउद्दीन खिलजी को श्रेय दिया जाता है। बाजार नीति का भी, यानी नगद वेतन और स्थायी सेना और बाजार नीति, इसका श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। यानी जो इसके जो दरबार में थे अमीर खुसरो और हज़रत निजामुद्दीन औलिया भी इनके दरबार से संबंधित थे। इस प्रकार इन्होंने जो किलों के जो निर्माण कार्य था इसके बारे में हम बात करें तो अलाही दरवाज़ा दिल्ली, जो अलाही शब्द है वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। यानी अलाही दरवाज़ा दिल्ली में, अलाई मीनार, और हौज खास दिल्ली में, इनका श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। यानी जो भी मीनार है उसमें अलाई यदि शब्द मिलता है तो अलाउद्दीन खिलजी से है। और जो इलाही है, इलाही सनवत, इलाहाबाद, जो इलाही संबंधित है, जो इलाही शब्द है वो मुख्यतः अकबर से संबंधित है, और जो अलाही संबंध है वो मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। इस प्रकार हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसका जो अगला शासक उसके बारे में हम बात करें तो मुबारक शाह खिलजी, यानी जो अगला शासक हुआ वो मुबारक शाह खिलजी हुआ, जिसका मुख्यतः शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक माना जाता है। जो मुबारक शाह खिलजी है वो खुद को खलीफा कहा करते थे, यानी खुद को इसने खलीफा घोषित किया था, यानी खुद को खलीफा कहा करते थे। जो मुबारक शाह खिलजी है वो दरबार में महिलाओं के कपड़े और नग्नावस्था में दरबार में आ जाया करता था। तो इस प्रकार हम मुख्यतः खिलजी वंश के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अगला वंश होगा तुगलक डायनेस्टी, उसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। जो अगली जो डायनेस्टी है तुगलक, हम तुगलक वंश के बारे में हम बात करेंगे। तो तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1320 से 1414 ईस्वी तक माना जाता है। तो तुगलक वंश का जो प्रथम शासक हुआ वो हुआ गियासुद्दीन तुगलक।
गियासुद्दीन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड 1320 से 1325 ईस्वी तक माना जाता है। तो गियासुद्दीन तुगलक जो खुसरो शाह या जो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक हुआ खुसरो शाह, उसको निज़ामुद्दीन औलिया ने, यानी खुसरो शाह यानी खिलजी वंश का एक शासक हुआ खुसरो शाह, जो मुख्यतः हिंदू था, उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, तो खुसरो शाह था। तो खुसरो शाह ने निज़ामुद्दीन औलिया को 5 लाख रुपए सहायता के लिए दे दिए थे। तो गियासुद्दीन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया से 5 लाख रुपए लेना चाहता था। जब यह युद्ध की बंगाल विजय पर जा रहा था, गियासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय पर गया हुआ था, तो इसने निज़ामुद्दीन औलिया से 5 लाख रुपए मांगे थे। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने देने से मना कर दिया था। तो गियासुद्दीन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली से बाहर करना चाहता था। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने इनके विचारों से प्रभावित होकर कहा कि अनुज दिल्ली दुरस्त है, यानी अनुज अभी दिल्ली दूर है। यानी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक को कहा अनुज दिल्ली दुरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है। तो इससे जो गियासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय के बाद दिल्ली लौट रहा था, तो बीच में ही हाथी के प्रचंड के कारण गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार निज़ामुद्दीन औलिया का श्राप माना जाता है गियासुद्दीन तुगलक को। तो इस प्रकार गियासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम दिल्ली में नहरों से सिंचाई की शुरुआत की थी। नहरों की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? गियासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। जो अगला जो तुगलक वंश का शासक हुआ, महान शासक हुआ, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, जैसे MBT मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। तो इसका जो शासन काल था वह 1325 से 1351 माना जाता है। 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक माना जाता है। इसे पागल सुल्तान कहा जाता था। इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता था। इसने सर्वप्रथम भारत में सती प्रथा को प्रतिबंध करने का प्रयास किया था। यानी प्रयास किया था किसको? सती प्रथा को प्रतिबंध करने का, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास इन्होंने ही किया था। तथा इन्होंने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तथा इस इब्न बतूता जो एक मुख्य लेखक हुए, यानी मध्य भारत के एक महान लेखक हुए इब्न बतूता। इब्न बतूता इसके शासनकाल में आए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। जौनपुर शहर की स्थापना की थी। इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तथा कृषि विभाग की स्थापना, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के बहुत से प्रयास कर रहे थे। सती प्रथा को प्रयास किया और कृषि का भी प्रयास किया। इस सांकेतिक मुद्रा लेकर आई इब्न बतूता इसके शासनकाल में। जौनपुर शहर की स्थापना MBT ने की थी। तब विजयनगर साम्राज्य भी इसके द्वारा बसाया गया था। तो अगला जो ये जौनपुर शहर है, जौनपुर शहर इसकी याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया गया था। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया गया था। जो MBT का मूल नाम था वो जोना खान था। इसके नाम पर ही जौनपुर शहर बसाया गया था, जोना खां। इसका जो मूल नाम था वो जोना खां था। तो अगला जो दिल्ली तुगलक वंश का जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक।
हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक जिसका शासनकाल रहा 1351 से 1388। इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है इसे, यानी दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। शुरुआत पर इन्होंने नहरों का प्रयास किया था। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में नहरों का प्रयास किया था, लेकिन जो नहरों का निर्माण का श्रेय है वो फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। यानी नहरों का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। इस प्रकार हम दिल्ली सल्तनत के एक तुगलक वंश के बारे में बात कर चुके हैं। इसमें जो MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक था, यह एक विशेष शासक था। इसके बारे में हम बात अच्छी तरह से जो अगला जो वंश है उसके बारे में हम बात करें तो यह था सैयद वंश। सैयद वंश की हम बात करें तो इसका जो शासनकाल था 1414 से 1451 तक माना जाता है। 14 से 1414 से 51। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शिया वंश था। प्रथम शिया वंश जो शिया सुन्नी विभाजित है, शिया वंश था, प्रथम शिया वंश था। तो इसका जो संस्थापक उसके बारे में हम बात करें तो खिज्जर खां था। तो खिज्जर खां ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि इसने भी धारण नहीं की। दिल्ली सल्तनत में दो शासक ऐसे हुए जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो सर्वप्रथम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और जो दूसरा जो खिज्जर खां इसने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो एक सैयद वंश अपनी महानता ज़्यादा नहीं रखता। तो इसके जो शासक अगले के बारे में हम बात करें तो मोहम्मद शाह आराम शाह भी हुए। तो इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। इस प्रकार सैयद वंश ज़्यादा अपना महत्व नहीं रखता दिल्ली सल्तनत में। तो सैयद वंश के बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। जो दिल्ली सल्तनत का सबसे जो अंतिम वंश था इसके बारे में हम बात करें तो यह लोधी वंश था। लोधी वंश था। तो इसका शासनकाल के बारे में बात करें तो 1451 से 1526 ईस्वी, यानी 1525-26 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। तो जो इसका जो सर्वप्रथम शासक हुआ वो था बहलोल लोधी। जिसका शासनकाल था 1451 से 1489, यानी दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल बहलोल लोधी का रहा था। यानी सबसे लंबा शासनकाल दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोधी का रहा था। जो ये लोधी वंश है इसके बारे में हम बात करें तो यह प्रथम अफगान वंश था। यानी यह अफगान वंश था। अफगान वंश था। जो अगले जो शासक के बारे में बात करें तो वह था सिकंदर लोधी। इसका शासनकाल था 1489 से 1517। तो इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। जो मुख्यतः आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी तथा इसने गज सिकंदरी जो ज़मीन की मापन की इकाई थी उसका गज सिकंदरी का प्रचलन शुरू किया था सिकंदर लोधी ने। जो दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम सुल्तान के बारे में हम बात करें तो वो था इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ये प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश और अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। तो इब्राहिम लोधी के बारे में हम बात करें तो खातौली का युद्ध
जो इतिहास में बहुत मायने रखता है। यानी मुगल शासनकाल के इस युद्ध को सर्वाधिक निर्णायक युद्ध माना जाता है। 1517 में हुआ था खातौली का युद्ध। यह मुख्यतः राणा सांगा, जो मेवाड़ का शासक हुआ करता था, जो एक महान योद्धा हुए थे महाराणा सांगा, उसके साथ इब्राहिम लोदी का ये युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की जीत हुई थी। और एक और ये इतिहास का निर्णायक युद्ध माना जाता है, इतिहास का निर्णायक युद्ध माना जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर जो मुगल काल का सर्वप्रथम शासक हुआ था बाबर, मुगल काल के सबसे उत्तरदायी युद्ध दोनों युद्ध को माना जाता है। ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। इस प्रकार हम दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत में हमने 5 वंशों के बारे में बात करी। तो दिल्ली सल्तनत एक ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसके बारे में अच्छे टॉपिक हमने ग्रहण किए। तो ये वीडियो आपको बताना है कि कैसा लगा। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने जो भाई हैं तैयारी कर रहे हैं उनके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक हम क्या लेकर आएँ। तो आपके कमेंट ही हमारे लिए सर्वोपरि है। इस प्रकार हम इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आएंगे और आपसे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।